ओके जी, अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले। ओके जी, PHP स्टॉर्म लोड हो रहा है, तब मैं बाकी चीज़ें कुछ बंद कर देता हूँ। ओके जी, CSB सेक्शन है ना आपका, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ओके जी, डेटा पास करने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम व्यू से डेटा किस तरह, कंट्रोलर से व्यू को किस तरह डेटा पास कर रहे हैं जी? एनीवन कोई इशू है तो आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कुछ एग्जांपल जिस तरह हम लोगों ने ब्लेड सिंटैक्स देखा था कि इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं, और देन हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी, ठीक है। तो ये ब्लेड की चीज़ें हम साथ साथ करते रहेंगे, इनको हम यूज़ करना भी सीखते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा, ठीक है। आज हम थोड़ा सा लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं। जो हम लोगों ने एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनानी इमेज गैलरी की, कुछ लेआउट सेट कर लेते हैं, ठीक है। और देन हम लोग कुछ क्या कर लेते हैं, डेटाबेस भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूँ। रिसोर्सेज में हम जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी से एक देखिए लेआउट के नाम से फाइल बनाई हुई है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट है, ठीक है, ये वाला। ओके जी, अब मैंने बूटस्ट्रैप का हेडर यूज़ करना है जो कि इस तरह का हो, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो हम बाद में देखेंगे कि वो हम किस तरह चेंज करते हैं। तो इसको मैं एज इट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सारा, और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होंगी वो हम इसमें से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। ओके जी, मैंने इसको कॉपी किया और डायरेक्ट यहाँ पे लाके इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके, इसको हम ब्राउजर में व्यू करते हैं। अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो ये टोटली HTML है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने क्लासेस यूज़ की हुई हैं, किसकी, बूटस्ट्रैप की, जो उन्होंने CSS की बनाई हुई है। तो BS CSP के नाम से बना। ओके जी, मेरे ख्याल से मुझे वैम्प सर्वर भी चलाना पड़ेगा। ओके जी, तो हम पहले वैम्प सर्वर चला लेते हैं। ठीक है जी, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने याद रखनी है, कंट्रोलर किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। देन कंट्रोलर के अंदर फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, देन फंक्शन उसका फंक्शन का राउट किस तरह रजिस्टर करवाना है, देन उसके लिए व्यू किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। और देन आपको ब्लेड इंजन का भी पता होना चाहिए, जितना एटलीस्ट हम कर चुके हैं, क्योंकि वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हम सारी तो कवर अप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फ्रीक्वेंटली, हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट हम उनको क्या कर पाएँ, कवर अप कर पाएँ, ठीक है। ओके जी, होप सो कि मेरा वेब सर्वर ओके जी अप एंड रनिंग है। लेट्स रिफ्रेश, ठीक है जी। ओके जी, हम पब्लिक, ओके जी, ये रिफ्रेश होता है तो हमें, ओके जी, ठीक है जी। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ इस तरह का सोचा था कि हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। ओके जी, ये कैश से ही लोड कर रहे हैं जी। हमने प्रोजेक्ट तो सही खोला हुआ है। ओके जी, प्रोजेक्ट हमने गलत खोला हुआ है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्यों मॉडिफिकेशन नहीं हो रही। ओके जी, प्रोजेक्ट भी हम ओपन कर लें अपना CSP। ओके जी, हमारा प्रोजेक्ट भी ओपन हो गया। यहाँ से हम फाइल ओपन कर लेते हैं, layout.blade, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको कुछ इस तरह, ये लास्ट टाइम हमने एग्जांपल की हुई है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके जी, तो बाकी हमने ये बूटस्ट्रैप वाला कोड इंसर्ट कर दिया हेडर में। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे
तो बिल्कुल जी, ओके जी। बूटस्ट्रैप हमारी यहाँ पे नहीं है, इस वजह से वो आ नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप अगर हम इंक्लूड करवाएंगे, हमने करवाई हुई है, लेकिन लास्ट टाइम हमारे पास इंटरनेट था, ठीक है, तो इस वजह से किसी के पास डिवाइस है तो दे दे यार। ठीक है, अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसकी एक डाउनलोड कर लें पूरा, ठीक है, बूटस्ट्रैप का जो फ्रेमवर्क है, और इसको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करवा लें, ठीक है, जो भी अवेलेबल है लेटेस्ट, जो भी आपने यूज़ करना है। ओके जी, हम इसको अब रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है जी, ये देख लें कि वो सिमिलर लेआउट अब हमारे पास भी आ गया, ठीक है, यहाँ पे देख लें, ठीक है, ये देख लें कि सबसे पहले हमारा ब्रांड नेम यानी कंपनी का लोगो यहाँ पे आ जाएगा, ये बाकी नेविगेशन है, ठीक है, यहाँ पे ये सर्च है और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है। तो हमें बेसिकली जो लेआउट चाहिए कि हमें ये वाली नेविगेशन नहीं चाहिए, हमें ये सर्च चाहिए और यहाँ पे ये बटन चाहिए, ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। मॉडिफाई हम किस तरह करेंगे, ठीक है जी, ये देख लें कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। और सेकंड चीज़ अगर आप देखें कि अगर मैं इसको स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये बटन नज़र आना शुरू होगा, ठीक है, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप का एडवांटेज क्या होगा कि अब हमें मोबाइल में अब क्या होगा कि जब यूज़र मोबाइल व्यू में होगा तो उसको क्लिक करेगा, तो मेरे ख्याल से हमने jQuery की लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करवाई हुई, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो भी हम बाद में करवा लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्लिक करने से अब क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं jQuery की लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवा लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल लिख लेते हैं jQuery, ओके जी। तो आपने इंक्लूड ही करवाना, आपने तो कुछ भी नहीं करना हो, लेकिन या तो होना कि आपने स्क्रैच से कोई चीज़ लिखनी है, आपने स्क्रैच से तो कोई चीज़ लिखनी ही नहीं है, आपने सिर्फ इनको इंक्लूड करवाना है और जो इनकी फंक्शनैलिटी है आपने इसको एज इट यूज़ करना है। नहीं जी, हम jQuery की लाइब्रेरी में हमने इंक्लूड करवा लिया। ओके जी, अब रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है जी, ये देख लें कि जैसे हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है, आप देखें कि वो हमारा जिस तरह ब्राउज़र में आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं और एक्सपैंड हो जाती है मोबाइल के अंदर, सॉरी, तो वो अब ये खुद ही होना। अब यहाँ पे जो चीज़ बताने वाली है, देखें, अगर आप खुद से करें तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने खुद से रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा आपका, ठीक है। अब आपने हर स्क्रीन रेजोल्यूशन को भी पहले देखना है कि किस डिवाइस किस रेजोल्यूशन पे है, और फिर क्लाइंट की एप्लीकेशन किस किस मोबाइल पे रन होगी, हर को एक मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको क्या करना है, डिज़ाइन करना, ठीक है। और फिर ये जो कुछ ऐसे काम है जावास्क्रिप्ट जो यूज़ करनी है, कुछ एडवांस चीज़ें, आप बिगिनर लेवल पे ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, एक आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड कर देती हैं जिसको आप यूज़ करके बनाना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, एक डेवलपर है जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस और एक आप फ्रेश है, क्या आप उसके बराबर पे जाके चीज़ें बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसी वजह से लोगों ने क्या डिज़ाइन की हुई है, जिस तरह ये लाराइवल फ्रेमवर्क है, इस पर काफ़ी सारे कोडिंग नाइटर है, केक PHP है, और पता नहीं काफ़ी सिम्फनी है, काफ़ी सारे फ्रेमवर्क है। बेसिकली इन फ्रेमवर्क का यही मकसद है कि जो ऐसा डेवलपर है जो कि अभी नया मार्केट में आया है, वो कुछ चीज़ें सीख के वो क्या कर सके, एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दे, ठीक है। अब देखिए, बी का डेवलपर आपको अभी मैक्सिमम आपने एक कोर्स में सीख लिया और 6 माह में कोई बंदा मास्टर तो नहीं बन जाता किसी भी चीज़ का, ठीक है।
तो उसमें ये होता है कि फिर आपको ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं कि अब देखें हमने सिक्योरिटी, आपको क्या पता कि क्रॉस साइट फ्रॉजरी क्या है, पता नहीं क्या क्या, और DDoS अटैक कहाँ पे हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, हर बंदे को तो नहीं पता। मे बी हम कह लें कि 100 में से 1 या 2 या 10% को पता है, लेकिन जो बाकी 90% है उनको तो नहीं पता। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क क्या करते हैं, फिर आपको इस चीज़ में भी हेल्प आउट करते हैं कि आपको सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक खुद से टैकल नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो इसको सिर्फ आपने ये देखना है कि एक आपके पास लाइब्रेरी है, जिस तरह आपने सी में किया था कि अगर आपने कंसोल पे कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो आप स्क्रैच से तो फंक्शन नहीं लिखते थे, आप सिर्फ यूज़ करते थे प्रिंट एफ, जो कि एक बिल्ट इन लाइब्रेरी का फंक्शन है। ठीक है, जिसको आयो स्ट्रीम करते हैं या std इन करके मेरे ख्याल से लाइब्रेरी, तो आप सिर्फ क्या कर रहे थे, उसको यूज़ करना आपने सीखा। तो यहाँ पे भी जो फ्रेमवर्क्स हैं उनका सिर्फ ये मकसद है कि आपने ये सीखना है कि इनको हमने यूज़ कैसे करना। ठीक है, एक्चुअल में फ्रेमवर्क के अंदर आप कोई नई चीज़ तो क्रिएट नहीं कर रहे, यू आर जस्ट लर्निंग हाउ टू डू इट। ठीक है, तो ये ही चीज़ आपने इसके अंदर सीखनी है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अब सिंपल सी एग्जांपल है, जब आप एक सेलफोन लेते हैं तो आपको मे बी एंड्रॉयड आपने फर्स्ट टाइम लिया तो आपको यूज़ करना तो नहीं आता, लेकिन आपको किस तरह आता है, आहिस्ता आहिस्ता आप इस्तेमाल करते हैं उसको, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और देन एट दी एंड आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इसी तरह फ्रेमवर्क का भी यही चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल है, ट्यूटोरियल आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन को एक दफ़ा पढ़ना है। अगर आपने एक फ्रेमवर्क सीख लिया, ठीक है, तो आपको अगर बाकी किसी में काम करना पड़े तो आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मॉडल बनाना है, कंट्रोलर बनाने और व्यू बनाने। ठीक है, अब मे बी सिक्योरिटी का किसी में वेरी कर जाए, मे बी किसी का राउट रजिस्टर कराने में वेरी कर जाए, लेकिन ओवरऑल सारे जितने फ्रेमवर्क हैं वो इसी कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक पे ग्रिप कर ली तो आपको बाकी आपके लिए सीखना कोई मुश्किल नहीं होगा। ओके जी, तो आपने बूटस्ट्रैप को भी ऐसे ही लेना कि ये फ्रंट एंड के लिए एक लाइब्रेरी है जिसमें चीज़ें बनी बनाई हैं, और आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको कौन सी चाहिए। जिस तरह अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हेडर वाला पोर्शन डिज़ाइन करना, अब मैं खुद से भी कर सकता हूँ, इसमें कोई मुश्किल काम तो नहीं, आप भी कर सकते हैं। अब तो आप इतनी प्रैक्टिस तो हो चुकी है। ठीक है, मेन्यू बनाना, लोगो लेके आना, ये तो आप आराम से कर, लेकिन ये कि अब देखें, या तो मैं स्क्रैच से करूँ या मैं सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करूँ और मेरा काम हो। ठीक है, ये कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो जो बिल्ट इन चीज़ है आप उसमें भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ओके जी, जिस तरह मैंने अब ये बना लिया हम लोगों ने हेडर के लिए, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। अब इसमें से सिर्फ ये 2 चीज़ें हम रखेंगे। ठीक है, और ये हम क्या कर देंगे, पेपर में जो ऐसी चीज़ें जो जिस तरह बूटस्ट्रैप है, मे बी मैं डिफाइन कर दूंगा कि क्या क्या हो सकता है इसमें से, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब हर चीज़ को तो नहीं रटा लगा सकते ना, क्योंकि कोड इतना लेंथी कोड तो कभी याद नहीं रहता। तो बिल्कुल ठीक है, वो मैं उस तरह भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वो मैं डिफाइन कर दूंगा कि किस में से क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें वो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, वही ना। तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता दूंगा, एटलीस्ट ये आपको लिखना और आना चाहिए, बाकी चीज़ें आप उनकी साइड से जाके व्यू कर सकते हैं। ओके जी, तो अब देखिए कि क्लास बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, वो आप पेपर पे भी बना सकते हैं। क्लास के अंदर फंक्शन लिखना, राउट रजिस्टर करवाना, व्यू क्रिएट करना। ठीक है, आगे हम मॉडल बनाएंगे, वो मॉडल भी इस तरह की जो बेसिक चीज़ें जो बन सकती हैं ईजीली। अगर मैं कोई दूंगा भी तो इतना लेंथी नहीं दूंगा कि वो आपकी समझ से बाहर हो जाए कि यार ये तो पूरे 4 पेजेस लगेंगे इसको लिखने के लिए। ठीक है, तो पेपर मैंने भी चेक करना, तो मैं इसलिए हाथ से डिज़ाइन करूँगा कि वो चेक करना आसान हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी और फिर मेरे लिए भी। ओके जी, ओके जी, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब अगर हम पेज के अंदर आए, ठीक है जी, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सा कोड क्या कर रहा है। अब देखिए कि इसके अंदर हमने सबसे पहले यूज़ किया हुआ है एक नैव टैग, उसके अंदर हमने एक नैव बार और उसको डिफॉल्ट लेआउट जो नैव बार है। ठीक है,
और सेकंड इसके अंदर हम लोगों ने कंटेनर फ्लूइड यूज किया ताकि वो साइडों से चिपका रहे, ठीक है। ओके जी, अब देखिए नैव बार हेडर और इसके अंदर एक चीज है ये कोलैप्स, ठीक है, नैव बार कोलैप्स, दो चीजें। हेडर वाला पोर्शन वो वाला है जो आपको नजर आ रहा होगा जहां पे लोगो नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो 3 लाइनें एक नजर आती हैं क्लिक करने वाली, वो कहां पे हो रही है, ये बटन, ठीक है। और ये आपका क्या है, ब्रांड जो कि कंपनी का लोगो, ठीक है। ये मैं यहां से दिखा देता हूं आपको, ये जो ब्रांड है ये यहाँ पे पहला हेडर के अंदर, ठीक है। और जो हम इसको जब छोटा करते हैं तो आपको एक बटन नजर आता है, तो वो भी क्या है, वो भी इसी के अंदर है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको छोटा करूं, ठीक है, देखिए बटन आ गया, ठीक है। तो ये जो कोड है ये यहाँ पे है इस पहले अंदर, जिसके अंदर नैव हाइफन हेडर है, ठीक है। ये देखिए लिखा भी हुआ टॉगल नेविगेशन, ठीक है। इसके लिए पहली बार, ये दूसरी बार, ये 3 बार, और इस बटन को उस तरह स्टाइल किया गया हुआ है, और ये आपका आइकॉन है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं यहां से माई गैलरी, क्योंकि हमारा नाम है, ठीक है जी। और अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है जी। आप देखें कि यहाँ पे क्या आ गया, माई गैलरी, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चीज क्या है कि इसके अंदर हमने ये मॉडिफाई करना है कि आगे जो लिंक्स आ रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। अब देखें कि मैंने कहा इसके 2 हिस्से हैं, एक वो वाला जिसके अंदर आपकी नेविगेशन लोगो आता है कंपनी का, और वो 3 एक बटन आता है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा वो है जिसके अंदर बाकी सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब हम दूसरे हिस्से में देखते हैं जिसका नाम है नैव बार कोलैप्स, ठीक है। अब इसके अंदर पहली चीज देखेंगे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने क्या क्रिएट किया हुआ है, सबसे पहले एक इसको करंट भी कहा हुआ है, पहला लिंक है। और इसको एक सेकंड में पूरा नीचे देख लूं, एक फॉर्म है और फिर ये है, ठीक है जी। अब पहली जो नेविगेशन है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो नेविगेशन है, ठीक है जी, ये जो नैव है और नैव बार के अंदर जो नैव है पहला, ये हमें क्या है, नहीं चाहिए, ठीक है। ये कौन सा वाला है, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। ओके जी, ये जो नेविगेशन है ये हमें क्या है, नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से, ओके जी, यहां से हमने इसको रिमूव कर दिया। ओके जी, फॉर्म हमें चाहिए। फॉर्म हमें इसलिए चाहिए कि हम इमेज जब स्टोर करेंगे तो उसके साथ हम कोई इंफॉर्मेशन भी स्टोर करेंगे, या कैटेगरी भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम वो काम करेंगे तो यहाँ से हम यूज़र को बताएंगे कि वो डिस्क्रिप्शन में कुछ वर्ड लिखेगा, सर्च में लिखेगा, तो उस सर्च से डिस्क्रिप्शन में मैच करेंगे कि यूज़र ने जो डिस्क्रिप्शन दी हुई इमेज से, अगर उससे रिलेटेड कोई इमेज मिल जाता है तो वो फिर सर्च में उसको नजर आएंगे, ठीक है। ओके जी, सर्च हमें चाहिए। ओके जी, सर्च के बाद हमें नेक्स्ट नेविगेशन भी चाहिए। ओके जी, ये देखें कि अब यहाँ पे मेन्यू आने के बजाय यहाँ पे देखें मेरी सर्च आ रही है और ये सबमिट का बटन आ रहा है और ये हमारी बाकी है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब जी समझ आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। ओके जी, अब ये देखिए पहला लिंक है, इसको हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे अपलोड इमेज को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, हमारा टॉगल है, ठीक है। ये वो वाला है जो क्लिक करने से नीचे मेन्यू आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको, हमें सिर्फ कौन से चाहिए, बल्कि अब आ रहा होगा, पहले जावा JQuery की वजह से आ नहीं रहा था, तो लेट्स रिफ्रेश अगेन, ठीक है। ये भी आपके पास देखें, आपको अगर इस तरह का मेन्यू क्रिएट करना है, आप देखें कि हमें लास्ट टाइम हम लोगों ने जब किया था, हम लोगों ने सबसे पहले पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव की थी, चाइल्ड की एब्सोल्यूट की थी, देन लेफ्ट एंड राइट हमने सेट किए थे, और उसके बाद ये हमारा इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट आना शुरू हुई थी, ठीक है। ओके जी, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिस तरह आपको यहाँ पे मे भी नजर ना आ रहा हो, ये ठीक है जी। तो यहाँ से कोड आपको दिखा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे कोड आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले हमने जो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके लिए हमने क्या करना है कि li के अंदर हमने उसको क्लास दी ड्रॉप डाउन, जिस पे क्लिक होगा, ठीक है। और उसके अंदर हमने सबसे पहले एक a टैग क्रिएट किया। अब इसको आपने कुछ क्लासेस देनी, जैसे सबसे पहले यहाँ पे देख लें ड्रॉप डाउन टॉगल है और डेटा टॉगल है और रोल इसका बटन है
और ये चीज़ें ऑलरेडी से आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं भी याद रहती है डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट हमने लेना है कि ये करती क्या है, ठीक है। अब पहली जो चीज़ है वो क्या है कि इसको क्लास दी गई है हमने, और सेकंड ये डेटा टॉगल आपका जावास्क्रिप्ट यूज करता है जो कि बूटस्ट्रैप में एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। ओके जी, जब यूजर क्लिक करता है तो वो इस पे देखता है कि ऑप्शन क्या उसने डेटा टॉगल में क्या कहा, ठीक है, क्योंकि हमने डेटा टॉगल में ड्रॉप डाउन कहा हुआ है, तो जब जैसे भी पास होगा जावास्क्रिप्ट को तो हमारा वो मेन्यू क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि पहले हमने इसको क्लास दिया ड्रॉप डाउन, इसको हमने क्लास दिया ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी पहले ड्रॉप डाउन पे क्लिक होगा तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा देख लें यहाँ पे कि जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने क्लिक किया और देन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट, ठीक है। ओके जी, अभी हम लोगों ने यहाँ तक क्या देखा कि नैव बार कैसे आपने ऐड करनी है। तो नैव बार सबसे पहले आपने क्या करना है, याद रखना है कि आपने बूटस्ट्रैप की साइट पे जाना है, ठीक है, और बूटस्ट्रैप की पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी CSS, उसके आगे एक ऑप्शन है कंपोनेंट की, कंपोनेंट पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे नैव बार आपको लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं बल्कि दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये नैव बार है, और अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करें, मैं पेज अप कर लेता हूँ, बल्कि इस पर टाइम लगेगा तो हम यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं सीधा, ठीक है जी। अब देखें एक आपके पास है CSS जिसमें हम लोगों ने बेसिक लेआउट की बात की थी, बटन हो गए, टेबल हो गए, और देन हमारा ग्रिड सिस्टम जो था, ठीक है। अब कंपोनेंट में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपके ग्लिफ आइकॉन्स, ठीक है, ये आइकॉन्स अगर आपने ऑलरेडी से यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से हम एक आधा इसको यूज़ करेंगे ताकि आपको पता चल जाए। अगर आपने कोई आइकॉन यूज़ करना है तो ये ग्लिफ आइकॉन की एक लाइब्रेरी है, ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर ही, तो इसमें काफ़ी सारे आइकॉन उन्होंने ऑलरेडी से दिए हुए हैं, अगर आपने कोई यूज़ करना है तो आप इसके अंदर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, सेकेंड हमारे पास देख लें यहाँ पे क्या है, ड्रॉप डाउन्स, ठीक है। अब अगर इस पर हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन्स पे, तो यहाँ पे देख लें कि ये उसने सारी ऑप्शन दी हुई है, और यहाँ पे भी उसने एग्जांपल दी हुई है कि आपने इसको ड्रॉप डाउन देना है, यहाँ पे बटन को आपने कुछ चीज़ें हैं जो उसने कहा हुआ है आपने एज इट ही देनी है, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है। ब्रेड क्रम्स का आइडिया है किसी को? अच्छा जी, ब्रेड क्रम्स बेसिकली क्या होते हैं कि अक्सर आपने साइट्स पे देखा होगा, एक छोटा सा पाथ आ रहा होता है कि आप होम में हैं, फिर कैटेगरी है, और फिर अबाउट, मतलब आप एक्चुअल किस पाथ पे, ठीक है। तो इसको ब्रेड क्रम्स कहते हैं। देन पेजिनेशन का तो कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों को, नीचे जो पेज नंबर आ रहा होता है, ठीक है, तो इस पे भी हम क्लिक, ब्रेड क्रम्स भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देख लें कि पहले होम है, फिर स्लैश है, फिर लाइब्रेरी और फिर डेटा, ठीक है। ब्रेड क्रम्स बेसिकली इसलिए होते हैं कि अगर यूजर, जिस तरह इस वक्त मैं डेटा पे हूँ, मैंने दोबारा लाइब्रेरी पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सीधा लाइब्रेरी पे जा सकता हूँ, या अदरवाइज क्या होता है कि आपको पहले मेन्यू में जाएंगे, फिर मेन्यू से आप सिलेक्ट करेंगे कि मैंने लाइब्रेरी में जाना, तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट नेविगेशन प्रोवाइड की जाती है यूजर को, प्लस यूजर को ये पता हो कि करंटली मैं किस पेज पे हूँ, ठीक है। यानी मैं होम से आया हूँ लाइब्रेरी पे, लाइब्रेरी से अब मैं डेटा पे हूँ, ठीक है जी। यूजर को थोड़ा सा पता चल जाए कि मैं आया कहाँ से था, अब मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेजिनेशन। ओके जी, पेजिनेशन की ये एग्जांपल है कि गूगल में अक्सर आपने देखा होगा नीचे पेजिनेशन आ रही होती है, ठीक है, करंटली कि आप किस पेज पे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी उन्होंने ये एक स्टाइल यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल एक क्लास की आइडेंटिटी है, बिल्कुल, आपको करवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लें बस, ये आपने उठाना और वहां पे प्लेस करना है। अब यहाँ पे जो नंबरिंग आ रही है 1 2 3, तो ये तो डायनामिक है, ठीक है। हम अब कुछ पोर्शन ऐसा होगा, जाहिर सी बात है, जो डायनामिक होगा वो चेंज होगा, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ ये सीखना है कि इसमें से कौन सा पोर्शन क्या होगा, डायनामिक, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं सारा कोड ऐसे कॉपी कर लूं, ये चीज मैं डायनामिकली जनरेट कर दूं, ठीक है, सिर्फ यहां से लेके यहां, ठीक है। तो ये डायनामिकली मैं अब जनरेट करूंगा। तो अब देखिए अगर मैं 5 पे हूँ, अब मैं देखता हूँ कि अक्सर पेजिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें छोटा सा फार्मूला होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं पेजेस में, ठीक है। रिकॉर्ड्स कितने हैं और फिर हमें पर पेज कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, ठीक है। उससे फिर हम पेजेस क्रिएट करते हैं और फिर पेजेस
अब मेरे पास अगर 20 पेजेस है तो बाय डिफॉल्ट में सबसे पहला जो पेज होगा मैं 1 से 10 तक डिस्प्ले करूंगा। अगर यूजर 2 पे क्लिक करता है तो मैं क्या करता हूँ, अक्सर आपने नेविगेशन देखा होगा कि जब आप 9 पे जाते हैं 10 पे जाते हैं फिर वो पेज अगला चला जाता है, पेज चेंज होता है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी होती है, आपने जो सिलेक्ट किया होता है वो हमेशा सेंटर रहता है। यानी अगर आपने 6 से आप इंक्रीज करेंगे तो आप 6 के बाद इधर से बढ़ जाएगा और इधर से कम होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं पेजिनेशन के, तो इस सिर्फ हम क्या करेंगे, आप इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये जब हम गैलरी में पेजिनेशन करेंगे तो तब हम इसका फार्मूला भी देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, या आया फिर लारावी को हमें बिल्ट इन चीज दे देता है तो हमें क्या जरूरत है स्क्रैच करेंगे, ठीक है। ओके जी, इस तरह की सारी चीजें जो कि एक यूज होती हैं, आपने सिर्फ क्या करना है कि एक दफा इसको व्यू कर लेना है कि मेरे पास कौन कौन सा डिजाइन अवेलेबल है, ठीक है। यानी कौन कौन सी चीज प्री डिफाइन है कि पहले से बनी हुई है, मैं सिर्फ उसको यूज कर लूं, ठीक है। यानी आपने अपने जो टूल्स हैं इनको इंक्रीज करने के लिए, अब देखिए मैंने टेबल यूज करना है, तो अगर आपको पता है कि बूटस्ट्रैप क्या क्या स्टाइल प्रोवाइड करता है तो फिर आप इजीली वहां पे जाके देख सकते हैं। अब आपको अगर एक चीज पता ही नहीं है कि बूटस्ट्रैप टेबल स्टाइल भी प्रोवाइड करता है तो फिर आपको तो पता ही नहीं, तो आप यूज कैसे करें, ठीक है। तो पहली चीज जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि एक लाइब्रेरी आपको फीचर्स क्या प्रोवाइड करती है। जिस तरह इसमें अगर हमने थंबनेल्स क्रिएट करनी है, अलर्ट्स क्रिएट करने हैं, जिस तरह ये प्रोग्रेस बार की भी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखें इन्होंने डिफरेंट कहा हुआ है कि अगर आपने इस तरह की प्रोग्रेस बार डिस्प्ले करवानी है तो आप क्या कर सकते हैं, ये इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे उन्होंने पूरी एग्जांपल भी दी हुई है कि इनको यूज कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है जिस तरह प्रॉब्लम आती थी कॉन्सेप्ट में वो था ग्रिड लेआउट, ठीक है, ग्रिड सिस्टम जो था, इसीलिए वो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया कि ग्रिड सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो आपने अब याद रखना है कि ये सिर्फ आपके पास एक प्री डिफाइंड लेआउट्स हैं, आपने उठाने, जिस तरह अक्सर आपने सुना होगा कि बनी बनाई थीम उठाई और उसको मॉडिफाई कर लिया, तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक चीज पहले बनी हुई आपने ले ली और उसको अपने लिहाज से चेंज कर लिया ताकि आपको ज्यादा काम ना करना, ठीक है जी। कुछ समझ आइडिया क्लियर हुआ बूटस्ट्रैप, ठीक है। मतलब आपने बूटस्ट्रैप को कोई रूल नहीं दे देनी कि पता नहीं बूटस्ट्रैप क्या चीज है, ठीक है। सिर्फ आपने ग्रिड सिस्टम को बस याद रखना है, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिव लेआउट यूज करते हैं, अगर आपको ग्रिड सिस्टम की नहीं समझ आएगी तो आप रिस्पॉन्सिव लेआउट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। बाकी ये चीजें ऐसी हैं कि जो आपके पास ऑलरेडी से टेबल आपने क्रिएट करना है, बस क्लास उठाई, क्लास दे दिए, या यहाँ से टेबल उठाया और उसको यूज कर लिया, ठीक है। और बाकी हम लॉन्ग द वे जैसे जैसे चलते जाएंगे हम कुछ ना कुछ यहाँ से यूज करते जाएंगे, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने अभी यूज किया हेडर कह रहा हूँ नैप बार, ठीक है। और नैप बार को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, ठीक है जी, ये देख लें। ओके जी, इसको हमने अपलोड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये थोड़ा सा एक बटन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें एक्चुअल में चाहिए कि जो हमारा अपलोड वाला बटन है इसको हम एक क्लास असाइन कर देते हैं। इसको नहीं करते, चले जी हम इसको कर देते हैं क्लास। सबसे पहले btn और btn, चले जी हमने लास्ट टाइम सक्सेस किया था, ओके जी। आप इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ओके जी। ये देख लें कि हमारे पास बल्कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा बटन क्रिएट हो गया, ठीक है। या तो मुझे बड़ा लग रहा है या इसको छोटा कर ले। तो अब हम क्या करते हैं कि बजाय li को क्लास देने के हम एंकर टैग को दे देते हैं ये क्लास, ओके जी। अब मैं इस a टैग को क्लास असाइन कर देता हूँ। अब देखते हैं कि ये अब क्या करता है, कितना ही रहेगा। ओके जी, इसको हम बाद में होवर पे वो पूरा नहीं हो रहा है, ओके जी। यहाँ पे बेसिकली हमने बटन क्रिएट करना है, तो हम एक चीज और करते हैं, ओके जी। यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये बटन हम यहीं से ले लेते हैं, लेकिन हमें बटन उस तरह का नहीं चाहिए, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से,
ओके जी, हम इसको अब हमने बाय रख दिया। ओके जी, ये देख लें अब यहाँ पे एक सही बटन बन गया, ठीक है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसको करनी है वो ये है कि इसको हम एक क्लास और दे देते हैं, बल्कि एक डिव के अंदर इसको रख लेते हैं। ओके जी, इसको हम क्लास देते हैं क्लास। पहले हमने देनी नेव, फिर नेव बार, ठीक है, नेव बार, नेव, और फिर हमने ओके जी, कहाँ से क्या मिस कर दिया? ओके जी, यहाँ पे आपने नैव बार, ओके जी, यहाँ पे देख लें कि अब बटन यहाँ पे आना शुरू हो गया, ठीक है। अब एक चीज ये है कि बटन हमें इस साइड पे चाहिए, ठीक है, वो दूसरी साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि वो क्या करता है कि यहाँ से जो पहली चीज होगी वो उसको राइट साइड, मोस्ट राइट पे ले जाएगी, ठीक है। तो इसको हम नीचे ले आते हैं। ओके जी, देख लें यहाँ पे बटन हमारा अपलोड का आ गया है और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं ओके जी, अब यहाँ पे इसको देख लें कि नैव बार और नैव बार ये आपने एज इट ही यूज करनी है क्लासेस, ठीक है। और ये नैव बार राइट हमने क्यों किया है? ताकि वो राइट साइड पे फ्लोट हो जाए, ठीक है। नैव बार हाइफन राइट हमने इसलिए यूज किया है कि वो राइट साइड पे क्या हो जाए, फ्लोट हो जाए, ठीक है। ओके जी, अब हम थोड़ी सी इसको अपनी क्लासेस भी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ठीक है जी। ओके जी, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद ये आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास कुछ ओके जी, अब देख लें कि इसका जो मार्जिन है ऊपर से 0 और नीचे से भी 0, ठीक है। तो अगर हम एक्चुअल में देखें, इससे ऊपर जो डिव है इनको भी देख लेते हैं, और इनकी हम लाइन हाइट देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे कहीं नज़र आ जाए। किस जगह पे? नहीं, ये इनहेरेंट, ये बॉडी से। ओके जी, हम वैसे ही इसका देख लेते हैं कि अगर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, ठीक है जी, और इस साइड पे आए और इसकी हम हाइट देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। ओके जी, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, पैडिंग राइट और पैडिंग लेफ्ट टॉप से, लेकिन ये चलें जी, हम फिलहाल वैसे ऐड कर लेते हैं। ओके जी, हम डायरेक्टली में एक्चुअल में हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग स्टाइल। हमेशा आपने क्या करना है कि स्टाइल बहुत कम चांस हो ऐसा कि आप अपने HTML लिस्ट में इसको यूज़ करें, बल्कि मैं भी नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्लास ऐड कर देते हैं my-btn, ठीक है। और इस क्लास को हम एक चीज़ ऐड कर देंगे यहाँ पे CSS के अंदर, ओके जी। सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन फ्रॉम टॉप से नहीं करेंगे, हम पैडिंग ऐड कर लेते हैं, पैडिंग फ्रॉम टॉप। चलिए जी, हम 10 पिक्सल करके देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है।
मार्जिन करेंगे पैडिंग ठीक है जी, ये देख लें ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। मार्जिन देते हैं, इससे अगर बड़ी स्क्रीन हो तो फर्क नहीं पड़ेगा लेआउट में क्या मार्जिन देते हैं मतलब मार्जिन तब हम देते हैं ना जब हमने एलिमेंट से डिस्टेंस ऐड करना, ये हमने एलिमेंट के अंदर डिस्टेंस ऐड करना। तो अगर आपने किसी एलिमेंट के अंदर स्पेसिंग ऐड करनी तो उसके लिए हम पैडिंग यूज करते हैं, ठीक है, विद इन एलिमेंट पैडिंग। अगर आउटसाइड आपने इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिफरेंस ऐड करना है तो आप मार्जिन ऐड करेंगे। अगर आपने ये इस तरह है कि ये डिव है, इसके अंदर ये डिव है, इन दोनों में स्पेस ऐड करनी है तो अब आप पैडिंग यूज करेंगे। अगर अंदर कोई एलिमेंट है उसके साथ स्पेसिंग पैडिंग, अगर आउटसाइड किसी एलिमेंट से करनी है स्पेसिंग तो मार्जिन। ओके जी, इसको हम दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके जी, अब देखेंगे हमारा थोड़ा सा सही हो गया। अब हम इसमें एक चीज़ और करते हैं कि हम यहाँ से ना कोई ग्लिफ आइकॉन्स देखते हैं कि हम अपलोड के बटन के साथ यहाँ पे कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये ड्राइव आ गई है किस जगह पे, हाँ ये वाला एक ये भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी देख लेते हैं अगर हमें कुछ ज़्यादा मज़ीद अप्रोप्रिएट मिल जाता है। भाई आग नहीं अपलोड करनी। आई थिंक सो ये कुछ सही लग रहा है। हाँ चलें कोई और देख लेते हैं, चलें जी वही ले लेते हैं पहले वाला। फिर यार इधर से दे रहे हैं, उधर बाहर से सर इसको बाहर भेज दीजिए, बाहर से ये वाला। यस सर। ओके जी, अब ये आपने याद रखना है जब आपने ग्लिफ आइकॉन यूज़ करना है, सिंपल आपने इसके नीचे जो नेम दिया है उसको कॉपी करना है, जहाँ पे आपने यूज़ करना है वहाँ पे आना है। अब मैंने यूज़ करना है कहाँ पे, लेआउट के अंदर, लेआउट के क्लास के अंदर, ठीक है, और हमने इसको ऐड करना है अपलोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपल एक स्पैन की क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास कर रहा हूँ एक टैग स्पैन का, स्पेस दे दी, ठीक है जी। और इसको आप अपने सिर्फ एक क्लास असाइन कर देनी जो आपने वहाँ से कॉपी की है, ठीक है जी, और कुछ भी नहीं करना। लेट्स रिफ्रेश इट एंड सी व्हाट हैपेंस। ठीक है जी, यहाँ पे देखें कि अब इसके साथ क्या है कि ये अपलोड का बटन भी आ रहा है, ठीक है जी। अब इस तरह की आपके पास एक ये लाइब्रेरी है ग्लिफ आइकॉन की, और एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है फॉन्ट ऑसम, ठीक है। फॉन्ट ऑसम, ये दोनों लाइब्रेरीज आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आइकॉन्स की कलेक्शन है जो मोस्ट कॉमन वेबसाइट में यूज़ होता है, ठीक है। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। ये ओपन सोर्स हैं, ठीक है, इनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो सिंपल शो होगा नहीं, सिंबल तो शो होगा ही, लेकिन वो क्लास जिस आप देखें आपने जिस एलिमेंट को क्लास दी है ना वो एज ए सिंबल वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप आई को भी दे सकते हैं, स्पैन को भी दे सकते हैं, डिव को भी दे सकते हैं, वो डजेंट मैटर, ये उसकी बिहेवियर आपने चेंज कर लेते हैं जी। सर ये सिंबल की पोजीशन भी चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो जाती है। आप इसको अगर मार्जिन वगैरह ऐड कर दें तो वो ऊपर नीचे इस तरह लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं जी। रोटेट भी हो सकते हैं, लेकिन वो CSS3 से है, वो ज़रा थोड़ा कम्प्लेक्स है, ठीक है। ओके जी, क्योंकि हमारा ग्राफिक्स का कोर्स नहीं है इसलिए हम इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। अपलोड, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बना लेते हैं, कुछ इसको चेंज कर लेते हैं। ओके जी, इसमें जो पहली चीज़ हम देंगे कि हमें सिर्फ 2 चाहिए, बल्कि मैंने ज़्यादा डिलीट कर दिए। अब हमें 2 चाहिए, एक हमें चाहिए एक्शन लॉगिन का और एक एक्शन चाहिए हमें साइन अप का, ठीक है जी। साइन अप
और इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा उसको भी हम देख लेते हैं। ओके जी, इसके अंदर देखिए ये सिंबल यूज हुई है यूज़र। ओके जी, ठीक है जी, ये देख लें कि ये अपलोड का बटन आ रहा है इसको। ठीक है जी, ये अपलोड का बटन है। यूज़र पे मैं क्लिक करूंगा, नीचे ऑप्शन आ जाएगी लॉगिन करना है या साइन अप करना है। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, जो भी इमेजेस आ जाएंगे। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना है, थोड़ा। ओके जी, लास्ट चीज़ इसमें से जो हम करते हैं वो क्या है कि हम जो लेआउट यूज़ करेंगे वो फ्लूइड नहीं यूज़ करेंगे, हम कंटेनर यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इसको मैं कंटेनर कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन रहेगा और यही लेआउट हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, और ठीक है जी, बाकी हम इसको एक कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर जो हमने यूज़ करना है। इसके लिए जो बैकग्राउंड कलर है वो हम बॉडी बैकग्राउंड, और हम इसको दे देते हैं RGB और अल्फा। ठीक है, यानी हमने इसको 255, ब्लैक देना तो 00 देंगे, 000। ओके जी, ये देख लें कि बैकग्राउंड हमारा ब्लैक हो चुका है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा ओपेसिटी का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को। ठीक है, हम इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। ओके जी, 0.7 की है मैंने। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इस तरह का हम लेआउट रखेंगे थोड़ा सा। ओके जी, अब देखें कि यहाँ पे क्या है कि ये इस तरह आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें भी इसको भी ब्लैक करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे मैंने फायरबग, एक सेकेंड हम इंस्टॉल कर लेते हैं, बल्कि हमने फायरबग इंस्टॉल मैंने किया हुआ है, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। ओके जी, यहाँ पे आए फायरबग। ठीक है जी, और अब यहाँ पे आने के बाद हम अगर इसको करें इंस्पेक्ट एलिमेंट, बल्कि इसमें ये नहीं आ रहा, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया अपना। ये आ गया। ओके जी, इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें वो बैकग्राउंड इमेज क्या कर रहा है, ये लीनियर ग्रेडियंट ऐड कर रहा है। और अगर हम इसको अनचेक कर दें तो कोई चेंज नहीं है इससे। ठीक है जी, कोई चेंज नहीं हुआ। तो नीचे चलते हैं, अगर हम इसको अनचेक कर दें कोई चेंज नहीं है इससे भी। ओके जी, कहीं और बाकी देख लेते हैं। बॉर्डर आ गया, हाँ वो उड़ जाएंगे। एक सेकंड, सिर्फ हम एक चीज़ देख लें यार। चलें जी, फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यानी हमारा जो मकसद है वो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो जो बैक पे आ रहा है वही आना शुरू है। ठीक है,